वेलकम टू लर्न यूट्यूब चैनल। एसएससी के प्रीवियस ईयर के सीरीज में आज हम लोग सीजीएल के मैथ का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम 10 जून 2019 को शिफ्ट 1 में हुआ था। इसमें पहला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक्स है। इसमें बोला गया त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, यानी एबीसी में जो है बी पर समकोण है, यानी जिस कोण पे समकोण बन रहा है जिस शीर्ष पे वो शीर्ष बी हो जाएगा। बाकी किसी को ये मान लेते हैं और एक को सी मान लेते हैं, ठीक है। इसमें ए बी 7 सेंटीमीटर दिया गया, यानी ए बी जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और ए सी माइनस बी सी जो है वो 1 दिया गया है, यानी जो ए सी और बी सी का जो अंतर है 1 दिया गया है। अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा कि 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 7 है तो बाकी दो भुजा 24 25 होगा, तो दोनों भुजा में एक का अंतर आ गया ना। इसका मतलब बी सी 24 हो जाएगा और ये ए सी 25 हो जाएगा। तो ए सी में से अगर हम बी सी को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ट्रिपलेट पता होगा तो ये बहुत ईजियली सवाल बन जाएगा। तो हमें क्या चीज़ पूछ रहा है, सेक सी प्लस कॉट ए, यानी सेक सी प्लस कॉट ए, ठीक है। यानी अगर हम ये सी के लिए बात करें, एंगल सी को हम लोग कौन मान कर चलेंगे, तो जिसको हम लोग एंगल मानते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, हाइपोटेनियस, और जिसके साथ एंगल लगा रहता है वो बेस हो जाता है। तो यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई बी, यानी एच बाई बी, और एच के बदले में यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, और बी के बदले में कितना आ जाएगा 24, प्लस कॉट ए, यानी अब हम लोग ए को एंगल मान रहे हैं। कॉट ए हम जिसको एंगल मानते हैं, यानी अगर हम एंगल ए को मान रहे हैं तो एंगल के जिसको हम लोग एंगल मानते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी ए के सामने बी सी है तो बी सी परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनियस यही रहेगा, और जिसके साथ एंगल लगा रहता है, जिस भुजा के साथ एंगल लगा रहता है वो भुजा बेस हो जाता है, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी। तो यानी ये एंगल ए के लिए, यानी एंगल ए के लिए यानी बी हो जाएगा 7 और पी हो जाएगा 24, 7/24, यानी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 24 एलसीएम आ जाएगा, 25 + 7 32, यानी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 8 से 4 बार में, 8 से 3 बार में, यानी इस सवाल का आंसर 4/3, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए की आय बी से 40% अधिक है, यानी ए और बी का अगर हम आय का बात करें, आय का, तो ए की आय बी से 40% अधिक है, यानी बी की आय अगर 100 है तो ए की आय कितना हो जाएगा 140, ठीक है। अब क्या बोले, तो यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है तो ए बी की संयुक्त आय में कितना वृद्धि हुआ, यानी अगर बी की आय 100 था तो ए की आय 140 हो जाएगा, क्योंकि 40% अधिक था। तो इस दोनों का संयुक्त आय कितना हो जाएगा, यानी 140 ये और 100 ये, यानी 240 उसका संयुक्त आय हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए की आय में 25% की वृद्धि हुई और बी की आय में 40% की वृद्धि हुई। अगर ए की आय में 25% की वृद्धि हुई तो इसका मतलब कितना का वृद्धि हुआ है, 25, 140 का 25% कितना होता है, यानी 1/4 भाग कितना होता है इसका, 35 हो जाता है। और बी की आय में अगर 40% की वृद्धि हो तो कितना का वृद्धि हुआ, यानी 100 का 40% 40 हो जाता है। और यहाँ पे 40 का वृद्धि हुआ और यहाँ पे 35 का वृद्धि हुआ, तो टोटल कितना का वृद्धि हुआ, 75 का कितना में, संयुक्त 240 में गुना 100, यानी जो टोटल वृद्धि परसेंटेज होगा, यानी टोटल वृद्धि परसेंटेज वो कितना हो जाएगा, यानी 35 का यहाँ वृद्धि हुआ, यानी ए की आय में 25% की वृद्धि हुआ, यानी 140 का 25% 35 होता है, और बी की आय में 40% की वृद्धि हुआ, तो इसका मतलब बी का जो आय में 40 रुपये का वृद्धि हुआ, यानी टोटल 75 का वृद्धि हुआ, कितना में, संयुक्त आय 240 था ना, गुने 100, यानी अगर यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, यानी 3 से 8 बार में, 3 से 25 बार में, और फिर ये 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, यानी 125/4, यानी 31 पॉइंट समथिंग आएगा, 31.25, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत लोग यहाँ पे 140% निकाल के, फिर यहाँ पे 140%, यहाँ पे 135% निकाल के ये ले आते हैं, फिर कंपैरिजन करते तो भी वही आंसर आता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। tan थीटा प्लस sin थीटा बटा tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर k + 1 k - 1 है, तो k का मान ज्ञात करें। यानी इस तरह का सवाल जब भी आता है हम लोग क्या करते हैं, उसको CND रूल पे बना देंगे। अगर कहीं पे आपको पता होगा a/b अगर c/d की इक्वल है तो बाय CND रूल, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, हम इसको क्या कर सकते हैं, a + b, यानी पहले क्या करेंगे, अंश हर को जोड़ के फिर दोनों अंश हर को घटा देंगे,
ये किसके इक्वल होगा, यानी इसके भी दोनों आंसर को जोड़ देंगे सी प्लस डी बटा सी माइनस डी के इक्वल होगा। ये CND रूल होता है, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। उसी तरह से अगर ये ए और ये बी है और ये सी और ये डी है, अगर हम दोनों ए प्लस बी अगर हम दोनों को जोड़ेंगे टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 tan थीटा आ जाएगा ना ऊपर में, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाय। अगर हम इस दोनों को घटाएंगे, ये टेन थीटा प्लस साइन थीटा में से अगर हम ये टेन थीटा माइनस साइन थीटा को घटाएंगे यानी माइनस टेन थीटा, और ये माइनस घटाएंगे तो माइनस मतलब प्लस साइन थीटा हो जाएगा, यानी टेन थीटा कट गया यानी 2 sin थीटा बच जाएगा नीचे, इजिकल टू अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे, ये अब क्या हो जाएगा, इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे यानी k + 1 प्लस k - 1, तो ये 1 1 कट जाएगा तो यानी 2k बचेगा डिवाइड बाय। अगर हम इस दोनों को घटाएंगे तो k + 1 माइनस के, और इसके यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस 1, तो यानी k से k कट जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम CND रूल यहाँ पे यूज करते हैं तो मेरा सॉल्व करके ये आता है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 2 कट जाएगा, फिर ये 2 2 कट जाएगा, यानी k बराबर क्या आ गया, टेन थीटा बटा साइन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा पहले से ही था यानी गुने साइन थीटा कट जाएगा, यानी 1/cos थीटा आया इस सवाल का आंसर। यानी 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप इस सवाल में CND रूल का यूज करके, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल को यूज करके बहुत ही कम समय में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज PQR में QT जो लंब है वो PR पे है, यानी त्रिभुज PQR है, ये PQR, इसमें जो QT PR पे लंब है, यानी ये जो QT है वो किस पे लंब है, PR पे ये लंब है। ठीक है, अब बोले SQR पर एक बिंदु है, यानी QR पर कोई बिंदु S है, ये QR पे कोई बिंदु S है कि PSQ जो है एंगल P डिग्री, यानी ये जो PSQ बनता है, ये PSQ, इसको हम लोग स्मॉल p डिग्री के नाम से हम लोग सूचित कर रहे हैं। उसके बाद यदि एंगल TQR 46 डिग्री दिया गया है, यानी TQR यानी ये जो एंगल है वो 46 डिग्री दिया गया है TQR, और SPR 32 डिग्री दिया गया है, यानी ये जो SPR है ये कितना डिग्री दिया गया है, 32 डिग्री दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, ये P का मान निकालना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये छोटा सा त्रिभुज में, ये जो काला वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये 32 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 32 और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, ये 90 हो गया तो बाकी ये दोनों मिलके भी 90 होगा, तो इसका मतलब ये 58 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला कोण 58 डिग्री हो गया तो हम लोग को क्या पता है, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसके सम्मुख कोण जो होता है शीर्षाभिमुख कोण वो बराबर होता है, यानी ये 58 डिग्री जब हो गया तो इसके सामने ये भी 58 डिग्री हो जाएगा, ये भी 58 डिग्री। अब ये ब्लू वाला त्रिभुज का अगर हम बात करें तो इस त्रिभुज में भी तो तीनों कोणों का 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये भी त्रिभुज है, यानी 46 + 58 + P बराबर 180 डिग्री। यानी इसमें भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो यहाँ से P निकालेंगे तो 180 माइनस, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 5 104 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 76 डिग्री, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। देखिए यहाँ पे हमें ए का गति निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ए का जो गति है उसको x मान लेते हैं। हमें ए का गति निकालना है तो हम ए का गति x मान लिए, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए का गति बी के गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी तो बी का गति x - 25 हो जाएगा, क्योंकि ए का अधिक था, यानी ए अधिक था तो इसका मतलब बी कम होगा, तो बी कम होगा तो यानी ए का गति हम x माने तो बी का गति x - 25 हो जाएगा। ये इसलिए माने ना क्योंकि ताकि हमें x का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट आ जाए।
अगर हम b को x मानेंगे और इसको x + 25 मानेंगे तो x निकालने के बाद हमें x + 25 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या कि a को ही x मान लिए ताकि x का मान जो है वो डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, तो उसकी गति आगे अब क्या बोला जा रहा है, ट्रेन b द्वारा 250 किलोमीटर दूरी जाने में तय करने में जितना समय लगता है a 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटा कम समय लगता है। यानी a कम समय लगता है तो हम क्या करेंगे, b में से a के समय को घटाएंगे तो 4 घंटा आना चाहिए। यानी a जो है 4 घंटा कम लेता है, यानी b के समय में से अगर हम a के समय को माइनस करेंगे तो 4 घंटा अंतर आना चाहिए। तो b कितना दूरी, 250 किलोमीटर की दूरी अगर x - 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो इतना समय ले लेगा। और ये 300 किलोमीटर की दूरी को, यानी ये 300 किलोमीटर दूरी को अगर 4 यानी x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो इतना समय ले लेगा, 300 बट्टा x समय ले लेगा, समय बराबर दूरी बट्टा 4, और इस दोनों के समय का जो अंतर होगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये द्विघात समीकरण में आ जाएगा, और जब भी द्विघात समीकरण में आए तो उस सवाल को सॉल्व नहीं किया जाता है, वहाँ पे हमें ऑप्शन रखा जाता है। तो x का मान क्या रखेंगे कि मतलब ये पूरी कट जाए, तो आप 55 रख नहीं सकते क्योंकि ये पूरी कटेगा नहीं। 60 रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 65 भी नहीं रख सकते इसका क्योंकि ये पूरा नहीं कट पाएगा। अगर आप 60 रखते हैं यहाँ पे, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 60 में से 25 गया तो 35 आएगा। ये 35 और 25 नहीं कैंसिल हो पाएगा, इसीलिए ये 60 भी नहीं रख सकते हैं। यानी अगर हम x के बदले में यहाँ 60 रखें, यहाँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन क्या यहाँ 60 में से 25 गया 35 जो आएगा ये 250 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। इसीलिए हम x के बदले में 60 भी नहीं रख सकते हैं। अगर हम x के बदले में 50 रखते हैं, यहाँ 50, तो यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा, और 50 में से 25 गया तो 25 होगा, और यहाँ पे ये 10 बार में कट जाएगा। इस दोनों का अंतर 4 आ गया। इसका मतलब जो x का मान होगा वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी a का जो गति होगा वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया 4x² - 6x + 1 = 0 दिया गया है। हमें क्या निकालना है, 8x³ + 1/8x³, यानी 8x³ + 1/8x³ निकालना है। यानी -1 को क्या लिखते हैं, यानी a का पावर अगर -1 रहता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a लिखते हैं ना। उसी तरह 8x³ का पावर -1 है तो इसे 1/8x³ लिख सकते हैं। ये 8x³ को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल क्यूब + 1/2x का होल क्यूब। ठीक है, यानी अगर हम 2x + 1/2x निकाल लेते हैं, जैसे कहीं पे अगर हम x + 1/x अगर a दिया जाता है तो x³ + 1/x³ क्या होता है, a³ - 3a, ये चीज़ तो पता होगा, यानी a³ - 3a। तो उसी तरह से अगर हम 2x + 1/2x निकाल लेते हैं तो हमें 2x का क्यूब + 1/2x का क्यूब निकालने में सुविधा होगा। ये फार्मूला पे a³ - 3a के फार्मूला पे बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि 2x + 1/2x निकालने का। तो ये 6x को हम इधर ले आते हैं, यानी 4x² + 1 = 6x। यहाँ पे हमें 2x रखना है, यानी यहाँ हमें 2x रखना है, तो हम क्या करते हैं 2x कॉमन ले लेते हैं। अगर 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा, प्लस यहाँ 1 लाना है, यहाँ पे 2x है तो हम इसका मतलब 1/2x से भाग दे देंगे, तो ये दोनों कट के कैलकुलेशन होके 1 आ जाएगा बराबर 6x। यानी 2x अगर हम इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। जब हमारे पास 2x + 1/2x 3 आ गया तो 2x का क्यूब + 1/2x का क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a³ - 3a, यानी 3 का क्यूब -3 a के बदले में 3, यानी 27 - 9 यानी 18। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कहीं भी अगर x + 1/x बराबर अगर a है तो x³ + 1/x³ क्या आ जाएगा, a³ - 3a। तो उसी तरह से हमें 2x + 1/2x का क्यूब निकालना था ना, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, 2x + 1/2x निकाल लिए, 3 आया, तो 2x का क्यूब + 1/2x का क्यूब जो होगा 3 का क्यूब -3 3a, यानी 27 में से 9 गया 18। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 264 और 924 है। इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना है, यानी रेडियस अनुपात हाइट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दिया गया है तो इस दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, और आयतन क्या होता है, πr²h। और ये इसका जो वक्र पृष्ठीय और आयतन का जो अनुपात है वो कितना है, 264/924, यानी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये h से h कैंसिल हो जाएगा। ये r² है, ये r से r² अगर हम कैंसिल करें तो 1 r बच जाएगा,
और ये 2 से कितने बार में कटेगा, 132 बार में, 13 7 91, ये 7 बार में कट जाएगा, तो त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यानी जो रेडियस आ गया वो 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें ऊंचाई का ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, ये रेडियस का जो मान है वक्र पीछे क्षेत्रफल या आयतन किसी एक में रख लेते हैं, ठीक है। तो बेलन का वक्र पीछे क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, यानी 2 पाई के बदले में 22/7, आर के बदले में 7 और एच हम निकाल लेते हैं। और वक्र पीछे क्षेत्रफल दिया कितना गया है, 264 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं एच, यानी 22×44, 44 से ये 4 छक्के 24, यानी 6 बार में कट जाएगा। यानी जो हाइट आया वो 6 आ गया, यानी जो त्रिज्या 7 और ऊंचाई 6, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 7:6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल डी से है। ये डी का सवाल हम लोग बहुत देख चुके थे, इसको भी हम लोग जल्दीबाजी में फास्ट इसको देख लेते हैं। 2012 में टाइप सी और डी के कारों का कुल उत्पादन, यानी 2012 में सी कितना था, 43, और 2000 डी कितना था, 47, यानी कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, 90। 2014 में ए, यानी 14 में ए कितना है, 56, 14 में ए, और 15 में ई, 15 में कितना है, 64, यानी इसका कुल योग कितना हो जाएगा, 120। यानी इस दोनों का अनुपात निकालना था, यानी 30 से 3 बार में, 30 से ये 4 बार में, यानी इस दोनों का जो अनुपात आएगा 3:4। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि बी प्रकार के कारों के उत्पादन को संबंधित डेटा को वृत्त आरेख यानी पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है, तो 2016 में कारों के उत्पादन दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। यानी बी प्रकार का जितना भी कार है, इसको अगर हम वृत्तखंड में दर्शाएं तो 2016 वाला का वृत्तखंड कितना बनेगा, तो 2016 में कितना है, 72 है। टोटल कितना में अगर हम सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, यानी 6 2 8 7 15 5 20 2 7 2 9 6 15 6 21 7 21 6 27 और 5 32, यानी 72 हो रहा है 320 में, तो हमें 360 में कितना होगा ये निकालना है। केंद्रीय कोण यानी सेक्टर कोण निकालना है, तो टोटल जो केंद्रीय कोण होगा वो टोटल 360 होगा ना, यानी ये सभी केंद्रीय कोण मिला के 360 होगा, ठीक है। तो 72 है 320 में, तो यानी 72/320, और 360 में निकालना, 360 से गुना कर देंगे। अगर यही प्रतिशत पूछता तो हम लोग 100 से गुना करते, अगर केंद्रीय कोण पूछे तो 360 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 4 से 8 बार में, 4 से 9 बार में, फिर ये 8 से 9 बार में, यानी 9 × 9, यानी केंद्रीय जो कोण होगा वो 81 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 वर्षों के दौरान टाइप ए के कारों का औसत उत्पादन 5 वर्षों के दौरान टाइप सी के कारों का कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले 5 वर्षों के दौरान टाइप ए में कारों का औसत उत्पादन कितना हो जाएगा वो निकाल लेंगे। तो 8 7 15 6 21 3 24 6 30 3 6 3 9 5 14 5 19 5 24 4 28 280 हो रहे हैं टोटल उत्पादन। औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी इतना आ गया आपका 2005 वर्ष के दौरान टाइप ए के कारों का औसत उत्पादन, ठीक है। इसका जो प्रतिशत निकालना है किससे निकालना है, 5 वर्ष के दौरान टाइप सी के कुल उत्पादन का। तो 5 वर्ष के दौरान टाइप सी का कुल उत्पादन कितना वो भी निकाल लेते हैं, यानी 4 3 4 7 5 12 7 19 1 20 बच जाएगा 2 5 2 7 7 4 11 5 16 5 21 4 28। 1 मिनट कहीं कुछ गलती हुआ है, ये 21 4 25 हो गया, 250 होगा यहाँ पे 250 का, यानी गुना 100। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 25 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, 25 से 4 बार में। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आया वो कितना आ जाएगा, 28 × 4/5, यानी 8 चौका 32 3 और 4 9 3 112/5, यानी 5 × 10, फिर कहीं मिस किए 1 मिनट, सही है, ये 22.4 हो जाएगा। 5 9 10 5 9 10 फिर 2 0 2 0 20, यानी 5 चौका 20, यानी 22.4 इसका प्रतिशत आ जाएगा। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। दो 2015 में टाइप बी और 2016 में टाइप डी। 2015 में टाइप बी कितना है, 66 है,
और 2016 में टाइप डी कितना है 74 है। इसका जो टोटल योग हो रहा है कितना हो रहा है 140 हो रहा है। सभी वर्षों के टाइप ई के ई प्रकार के कारों के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। यानी पहले सभी वर्षों के टाइप ई के कारों का कुल उत्पादन निकाल लें। यानी 8 8 16 3 19 4 19 4 23 7 30 बच जाएगा 3 6 3 9 6 15 5 20 और 4 24 टोटल 240 हो रहे हैं। तो ये 240 से कितना कम है, तो कितना कम हो रहा है 100 कम हो रहा है। किससे 240 से गुने 100। फिर अगर हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ टोटल में गलती हो गया। इन 8 8 16 3 19 4 23 7 30 बच जाएगा 3। फिर ये 4 3 7 5 12 6 18 6 24 6 30 यानी टोटल 300 हो रहा है। यहाँ पे टाइप बी के जो कारों का कुल उत्पादन जो हो रहा है वो टोटल 300 हो रहा है। तो 300 से 140 कितना कम है, यानी 160 कम है। किससे 300 से गुना 100 यानी जो कम आएगा कितना कम आया 160/3% कम आया। अगर हम इसको परसेंटेज बदलेंगे तो 3 5 15 यानी 53.1/3% कमी आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो जोड़ते समय या घटाते समय थोड़ा सा केयरफुली रहना है। ये नहीं कि थोड़ा सा मिस अगर आप करते हैं तो ये सवाल पूरे गलत हो जाएगा या फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जोड़ते या घटाते समय हमेशा केयरफुली रहना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा दिया गया है। ठीक है, और जो थीटा का मान है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। तो यहाँ हम 0 से 90 डिग्री के बीच में कौन ऐसा मान रखेंगे कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकें। तो यहाँ पे मान रखते समय थोड़ा सा अगर हम गौर करेंगे तो ये बिना स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर वाला है। ठीक है, तो ये मान रूट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये मान रूट में आएगा तो ये मान रूट में नहीं हो सकता, क्योंकि कोई किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कीजिएगा तो वो रूट में नहीं आएगा। अगर रूट का भी स्क्वायर कीजिएगा तो रूट में नहीं आएगा। तो मान रखते समय कोशिश ये करना है कि ये जो साइन थीटा का मान है वो रूट में नहीं आए। तो साइन थीटा का मान रूट में नहीं आए तो ऐसा एक ही ऑप्शन संभव है, जो थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री रखना पड़ेगा। थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे तभी ये मान जो है वो रूट में नहीं आ पाएगा। अगर थीटा का मान 30 डिग्री रखते हैं तो 3 गुने साइन 30 कितना होता है 1/2 यानी ये 3/2 आ जाएगा। इज इक्वल टू 2 गुने कॉस 30 कितना तो √3/2, √3/2 का स्क्वायर करें तो 3/4 आ जाएगा, यानी 2 दूना 4 यानी ये भी 3/2 और ये भी 3/2 यानी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी दोनों तरफ LHS RHS के बराबर हो रहा है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री का जो मान है उस इक्वेशन में हम रख के सॉल्व करके इसका मान निकाल सकते हैं। अगर tan 30 रखेंगे तो tan 30 1/3 और 1/3 का स्क्वायर 1/√3 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस sec 30 कितना होता है sec 30 होता है 2/√3 स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा माइनस √3/2 होता है sec 30 √3/2 ठीक था, 2/√3 ठीक था, यानी 4/3 ये हो जाएगा। और कोसेक 30 कितना होता है 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे ये 5/3 माइनस 4 यानी अगर यहाँ एलसीएम लेंगे 3 तो 5 - 12 यानी -7/3। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कार्य करने के लिए ABC की जो दक्षता यानी क्षमता का जो अनुपात है वो 7 3 और 5 है। यानी ABC का जो क्षमता है वो क्षमता का अनुपात कितना है 7:3:5 है। ठीक है, और वे एक साथ मिलकर काम करते हुए 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग क्षमता को दिन से गुना करते हैं, अगर हम लोग क्षमता को दिन से गुना करते हैं तो हमें क्या पता चलता है टोटल काम पता चलता है। अगर हम लोग क्षमता को दिन से गुना करते हैं तो टोटल काम पता चलता है। या फिर अगर आपको दिन निकालना हो दिन, तो ये क्षमता को क्या करेंगे टोटल काम से डिवाइड कर देंगे। टोटल काम से हम लोग क्या करेंगे क्षमता को डिवाइड कर देंगे। यानी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस सवाल को बना सकते हैं, क्योंकि ये क्षमता इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो दिन निकालना रहेगा तो क्या करेंगे टोटल काम को क्षमता से डिवाइड कर देंगे। तो ये दो चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए इस सवाल को ईजिली सॉल्व करते हैं। जैसे क्षमता का अनुपात 7 3 5 है और ये तीनों काम करते हुए 21 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर तीनों मिलकर काम करेंगे टोटल क्षमता कितना हो जाएगा 7 3 10 5 15 यानी टोटल क्षमता 15 हो जाएगा। और 15 क्षमता से अगर 21 दिन काम करेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा
टोटल काम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्षमता को दिन से गुना कर देंगे, यानी 315 टोटल काम हो जाएगा। इस 315 टोटल काम में से 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया। अगर 15 दिन में ए और सी मिलकर काम करेगा तो 15 दिन में कितना काम कर देगा। अगर ए और सी मिलकर काम करता है तो 7 5 12, एक दिन में 12 काम करता है, तो 15 दिन में 15 गुने 12 यानी टोटल कितना काम कर देगा, 180। 15 12 गुना करते हैं तो 180 आता है। ये हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि इस पर बहुत सारा सवाल आपको बनेगा। तो 15 12 का मल्टीपल 180 होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ए और सी अगर 180 काम कर दिया टोटल 315 में से, तो शेष काम कितना बचा, हम घटा देंगे इसको 5, यानी 135 शेष काम बचा। अब इस शेष काम को बी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, यानी दिन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल काम को क्षमता से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल काम 135 बचा शेष काम, और इस बी का क्षमता 3 है, तो 3 क्षमता से कितना दिन ले लेगा, 3 चौका 12, 3 पंचे 15 यानी 45 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वृत्त का केंद्र ओ है और ए सी इसका व्यास है। तो सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं। इस वृत्त का जो केंद्र है वो क्या दिया गया है, ओ दिया गया है, और ए सी जो है इसका व्यास दिया गया है, यानी ये ए सी जो है इसका व्यास है और केंद्र जो है उसका ओ है। ठीक है। बी डी एक जीवा है जो ए सी को ई पर काटती है, यानी कोई बी डी एक जीवा है, ये बी डी, और ये क्या कर रहा है, ए सी को ई पर काट रहा है, यानी ये बिंदु ई हो जाएगा। ठीक है। बिंदु ए बी ए को बी डी से मिलाया गया है, यानी ए को बी और डी से मिलाया गया है, यानी ए को बी से भी मिलाया गया है और ये ए को डी से भी मिलाया गया है। ये केंद्र को हटा देते हैं यहाँ से, ये ओ है। अब क्या बोला, यदि बी ओ सी 50 डिग्री दिया गया है, यानी ये बी ओ सी जो है, ये बी ओ सी ये कितना डिग्री दिया गया है, ये 50 डिग्री दिया गया है, और ए ओ डी 110 डिग्री, पहले ओ डी को मिला देते हैं। ये ए ओ डी जो है वो 110 डिग्री दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, बी ई सी निकालना है, यानी बी ई सी, यानी ये हमें निकालना है। देखिए, अगर हमें बी ई सी निकालना है तो हम वो चीज़ पे गौर करेंगे, हम क्या क्या एंगल निकालेंगे कि हमें बी ई सी पता चल जाएगा। अगर हमें बी ई सी निकालना है तो हम कौन कौन सा ऐसा एंगल निकाल लेंगे कि हमें बी, अगर हमारे पास ये एंगल पता चल जाएगा, ये वाला एंगल ए ई सी, तो भी हम ये निकाल सकते हैं क्योंकि 180 में से घटा के। अगर ये पता चल गया तो भी हम क्या कर सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर करके निकाल सकते हैं बी ई सी। तो मेरा कोशिश ये रहेगा, या तो ये एंगल पता चल जाए या तो ये एंगल पता चल जाए, दोनों में से कोई भी एंगल पता चल जाएगा तो हम लोग बी ई सी ईजिली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, जैसे ये एक रेखा है, ये एक रेखा, और ये इस पे एक ही ओर का बना कोण 180 डिग्री होगा, यानी ये 110 डिग्री, तो ये बाकी कितना बच जाएगा, 70 डिग्री बच जाएगा। ये 70 डिग्री आ गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ कि यदि ये त्रिभुज का बात करें बी ओ डी त्रिभुज में बात कर रहे हैं, बी ओ डी में, ठीक है, ये 50 70 120 हो गया, ये 120 हो गया ना। अगर ये 120 हो गया तो ये भी तिर्य्य है और ये भी तिर्य्य है, यानी इसके ये ओ डी के सामने एंगल बी और ये ओ बी के सामने एंगल डी बराबर होगा। 120 ये हो गया तो बाकी ये बचेगा 30 डिग्री, यानी ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब बी ओ ई त्रिभुज में बात कीजिएगा, त्रिभुज बी ओ ई में, यानी ये जो बी ई सी है, ये एंगल, यानी ये एंगल जो बी ई सी है, ये एंगल बी ई सी, इसके लिए ये जो है बी ओ ई का बाह्य कोण है ना, बी ओ ई का बाह्य कोण, ये बी ओ ई का बाह्य कोण है ना, ये बी ई सी। और बाह्य कोण क्या होता है, आंतरिक सम्मुख दोनों कोणों के बराबर होता है, यानी आंतरिक कोण के सम्मुख जो होता है उस दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये 30 और 50 के योग के बराबर होगा, यानी 30 + 50 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, यानी एंगल बी ई सी जो आएगा वो 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें ये फिर सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑफ का काम कर लेते हैं, यानी गुना भागा और का तक में सबसे पहले हम इतना कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद इसके आगे ये कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये 3/4 गुने
ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 + 2 8/3, ये भाग कितना हो जाएगा 6/5 का 5/9। पहले इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो ये 5 5 कट जाएगा, तो ये 6/9 आएगा। 6/9 आया, अगर इसको भाग को हटाएंगे तो गुना करेंगे तो 9/6 हो जाएगा। अगर अब हम यहाँ कैलकुलेशन करें, 3 से 3 कट गया, 9 8 72 और 6 चौका 24, 24 तिया 72, यानी 3 बचेगा। यानी इस पूरा का जो कैलकुलेशन आया वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 प्लस, यहाँ प्लस का साइन ले लेते हैं, ये पूरा कैलकुलेशन 3 आ गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2/23 गुने 6 18 5 23/6 भाग, यानी कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 7/3 का 2/7। अगर ये 7 7 कैंसिल करेंगे तो ये पूरा कैलकुलेशन, पहले हम लोग ऑफ का काम करते हैं, तो ये 2/3 बचेगा। अगर हम इस भाग को गुना में बदलेंगे तो ये 3/2 होगा, 2/3 जो होगा 3/2 बदल जाएगा। अगर हम इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 23 से 23 कट गया, और 3 से 2 बार में ये 2 से 2 कट गया, यानी 1/2 यहाँ बचा, यानी 3 + 1/2 यानी 3 पूर्णांक 1/2। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक 11 अंकीय संख्या यानी 5y588480 5x6 है, ठीक है, और जिसमें x बराबर नहीं है y के, ये स्टेटमेंट को सुधार दीजिएगा। अगर ये स्टेटमेंट लीजिएगा तो इस सवाल का आंसर नहीं होगा। इन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए x बराबर है y के, ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, x बराबर है y के, तभी इस सवाल का आंसर आ पाएगा, तभी हम इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे जब ये स्टेटमेंट रहेगा x बराबर है y के, ठीक है। तो किससे डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। अगर ये 72 से डिविजिबल है तो 72 का फैक्टर क्या होता है, 9 × 8, 9 8 72, यानी जो संख्या 9 से कटे और 8 से कटे वो संख्या 72 से भी कटेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लेते हैं। तो 8 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है कि लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, यानी 5x6 जो है ये 8 से कटना चाहिए। देखिए, अगर 5x6 8 से कटना चाहिए, अगर 8 से, तो लास्ट में 6 है, यानी या तो 16 रहेगा या तो 56 रहेगा। यानी इकाई 8 के टेबल के इकाई स्थान पे 6 कहाँ पे आता है, 16 में आता है और 56 में आता है। देखिए, अगर मान चले यहाँ पे हम लोग 56 लाना चाहें, 56, तो पहले हम 7 बार में लगाएंगे, 8 7 56, तो यहाँ एक शेष बचेगा, तभी तो हम लोग 16 उतारेंगे तो आदमी 16 कट जाएगा। और एक शेष कब बचेगा, यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब x के बदले में 7 जब रहेगा तभी यहाँ पे 7 में से 6 गया, एक शेष बचेगा और 6 उतरेगा तो आदमी 16 कट जाएगा। यानी x का मान क्या संभव है, 7 संभव है। एक और मान x का संभव है, वो क्या हो जाएगा, x का दूसरा मान, वो भी देख लेते हैं। अगर हम 5x6 को 8 से काटेंगे, यानी अगर हम आज 6 बार में लगाएंगे 48, ठीक है, तो 48 लगाएंगे तो यहाँ पे अगर हम x के बदले में 3 है तो यानी 5 उतर जाएगा, यहाँ पे 6, फिर 8 7 56 लग जाएगा, कट जाएगा ये। तो इसका मतलब x के बदले में एक और मान क्या संभव है, 3 संभव है मान। x के बदले में 7 भी संभव है और x के बदले में 3 भी संभव है। यानी x के बदले में 7 रहेगा तो भी ये संख्या 8 से डिविजिबल होगा, और x के बदले में 3 रहेगा तो भी ये संख्या 8 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x के बदले में 7 रख के इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई आंसर मिल रहा है तो ठीक है, अगर x के बदले में 7 रखने पर क्या y का मान 7 आ रहा है, अगर 7 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम x का मान 3 रख के इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हम x का मान 7 रखते हैं तो ये 8 से कट जाता है। अब हम 9 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी का क्या नाम है, अंकों का जो योग होना चाहिए वो 9 से कट जाना चाहिए। तो 5 5 10 8 18, 9 से कट रहा है, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर कितना हो जाएगा, 6 + 7 13, 5 18, 9 से कट रहा है, इसको भी इग्नोर कर देते हैं। अब आते हैं, यानी 8 8 16 4 20, यानी ये तीनों मिलकर 20 हो रहा है। तो बाकी बच गया 7, यानी y के बदले में 7 रखेंगे तभी तो 20 7 27, 9 से कट पाएगा। तो यानी y के बदले में 7, यानी जब हम x 7 रख रहे हैं तो y भी 7 आ रहा है, यानी x y के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब x y का जो मान होगा वो 7 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना, √x y। तो √x y निकालेंगे तो √7 × 7, यानी 2 7 का एक साथ बाहर निकल जाएगा। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर x का मान हम 3 रखेंगे तो y का मान अलग आ जाएगा। यहाँ पे x y के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है,
तो इसीलिए हम x का मान 3 यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, यानी ये सवाल जो होगा x का मान 7 रख के ही सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये, अंकित मूल्य जो है वो 550 रुपये, ये क्या है, अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस, ठीक है। एक दुकानदार इस पर 20% का छूट देता है। अगर आप अंकित मूल्य पे 20% का छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब 80% में बेच रहे हैं, यानी इसका जो 80% आएगा वो क्या आ जाएगा, अब ये अंकित मूल्य नहीं होगा, अब ये विक्रय मूल्य आ गया, अब ये विक्रय मूल्य आ गया, क्योंकि 550 अंकित मूल्य था। अगर हम 20 पे 20% का छूट दें तो 80% बेच रहे हैं, यानी 550 का जो 80% होगा वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसके बाद वो 10% का लाभ कमाता है। अगर विक्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत 10 दिया गया है तो हम लोग क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 100/110 लिखते हैं, उल्टा करके लिखते हैं, यानी अब ये जो आया ये विक्रय मूल्य नहीं होके अब ये क्रय मूल्य बन गए, क्योंकि विक्रय मूल्य पे अगर हम 10% लाभ को अगर हम उल्टा रूप में लिखते हैं तो ये क्या आ जाता है, क्रय मूल्य आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे, यानी जो भी क्रय मूल्य आएगा निकल जाएगा यहाँ से, यानी ये 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से ये 11 से ये 5 बार में, यानी 50 को 8 से गुना करेंगे 400, यानी क्रय मूल्य जाएगा वो 400 आ गया। अब क्या बोला, यदि हम 70 रुपया लाभ पर बेचते हैं, यानी 470 में बेचते हैं, यानी जब 470 विक्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य 400 और 470 विक्रय मूल्य, इस स्थिति में हमें क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। 470 में बेच रहे हैं और 400 में खरीदे थे, यानी 70 रुपया लाभ, कितना में, क्रय मूल्य 400 में गुने 100, यानी 17 चौका 68, यानी 17 पॉइंट समथिंग, यानी 17.5। ऑप्शन नंबर 4 बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे x + y + z जो है वो कितना दिया गया, 0 दिया गया। हमें क्या निकालना है, x² + y² + z² डिवाइड बाय z² - xy निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना इक्वेशन दिया गया, एक ही इक्वेशन है, ये एक ही इक्वेशन है, और वेरिएबल कितना है, 1 2 3, यानी 3 वेरिएबल, एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल दिया गया है। तो यानी जब एक इक्वेशन रहता है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ही वेरिएबल फिक्स होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x को फिक्स कर देते हैं, y और z का कोई भी मान रखते हैं। तो अगर हम, या फिर तीनों का, ठीक है कोई बात नहीं, y और z का कोई मान रख लेते हैं। अगर हम या फिर z को फिक्स कर देते हैं, x y का कोई मान रखते हैं, यानी z को ही हम लोग फिक्स कर देते हैं और x y का मान रखते हैं, यानी x के बदले में हम लोग 1 मान लेते हैं, y के बदले में क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो z के बदले में हमें कितना मानना पड़ेगा, -3 मानना पड़ेगा, तभी तो ये 0 के बराबर होगा। या फिर 1 और 2 रखेंगे, यानी 2 1 3, अगर उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब हम x y z का मान इसमें पुट कर देंगे, x के बदले में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय z, यानी -3 का स्क्वायर 9 -1 गुने 2, यानी ऊपर में कितना हो जाएगा, 9 4 13 14, और नीचे कितना हो जाएगा, 9 में 2 गया 7, यानी 14/7 2। इस सवाल का जो आंसर होगा 2 हो जाएगा। यानी x y z का कोई भी मान आप रखिएगा तो भी आपका जो आंसर आएगा वो 2 ही आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या है कि a² + b² + c² + 27 = 6 × a + b + c दिया गया है। देखिए क्या होता है कि जब x y z का कोफिशिएंट सेम रहता है, कोफिशिएंट सेम है ना, सॉरी ABC का जब कोफिशिएंट सेम रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि A का जो मान आएगा वही B का भी मान आएगा, वही C का भी मान आएगा। ABC का तीनों का मान बराबर जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 2A और 3 भी रहता तब ABC का मान अलग अलग आ जाता, लेकिन ABC का जो कोफिशिएंट है वो सेम ही दिया गया, तो इसका मतलब जो मान आएगा वो तीनों का सेम ही मान आएगा। जब तीनों का मान सेम ही आएगा तो क्यों ना हम तीनों को बराबर करके इजीली सॉल्व कर लें। अगर हम A = B = C कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोफिशिएंट जब सेम है तो तीनों का मान भी सेम आएगा। जब हम तीनों के मान को बराबर कर देते हैं तो ये A² और ये B² A² बन जाएगा, ये C² A² बन जाएगा। तीनों को हम लोग सेम कर दें, ये A और ये भी A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, A² + A² + A², 3A² + 27 = यानी 6 गुने A सॉरी A + A 3A, यानी 6 × 18 ये हो जाएगा। अगर 3A² + 27 = 18, अगर 3 हम कॉमन लेते हैं तो A² + 9 = 6 ये हो जाएगा। तो अगर A² + 9 = 6 ये आ जाएगा तो यहाँ से A = 3 रख सकते हैं ना। अगर A = 3 रखेंगे तो 3 × 9 + 9 यानी 6 × 18 बराबर हो जाएगा। यानी A का मान क्या आ गया, हमारे पास 3 आ गया। जब A का मान 3 आ गया तो B भी 3 और C भी 3। तो A का मान जब 3 आ गया और हम ABC को बराबर किए थे तो ये और ये कट जाएगा,
क्योंकि ये दोनों बराबर है, एक प्लस में और एक माइनस में कट जाएगा। तो यानी हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट ए का क्यूब। तो ये क्यूब से ये क्यूब रूट कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, ए बचेगा। और ए का जो मान आया था वो 3 आया था, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ईजिली इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब हम ए बी सी तीनों को बराबर कर लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक निश्चित राशि पर एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में 1200 रुपया से 20,736 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज का वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष में वो राशि कितना हो जाएगी। यानी इस सवाल को हम लोग बेसिक से सॉल्व करके अमाउंट निकाल लेते हैं, रेट निकाल लेते हैं। तो हम लोग को क्या पता है फार्मूला, अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 का पावर T। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और अमाउंट कितना दिया गया, 20,736 = 12,000 × 1 + R/100 का पावर, यानी रेट कितना दिया गया, रेट निकालना है पावर 3। तो ये 12,000 को हम लोग काट के नीचे ले आते हैं, यहाँ से 12,000 को काट के हम लोग नीचे ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इस तरह से करना है कि ये किसी न किसी इस दोनों को इस तरह से काटना है ताकि ये किसी न किसी के क्यूब को फॉर्म आ जाए। तो हम क्या करते हैं, पहले 12 से काटेंगे तो 1000 बार में कट जाएगा, तो ये 10 का क्यूब हो जाएगा। अगर हम इसको 12 से काटेंगे तो 12 × 12, फिर बचेगा 8 7 12 7 84, फिर बचेगा 3, यानी 12 9 24, 12 8 96, यानी 1728 आ गया। 1728 बट्टा 1000 आ गया, यानी 1728 बट्टा 1000, यानी 1000 तो 10 का क्यूब है और 1728 किसका क्यूब हो जाएगा, 12 का क्यूब हो जाएगा। 12 बट्टा 10 का ये क्यूब हो जाएगा, बराबर 1 + R/100 का क्यूब। वैसे भी ध्यान दीजिए ना, इकाई स्थान पे 8 जो है किसकी क्यूब में आता है, 2 का क्यूब में ही आता है, या और किसी के क्यूब में आता है इकाई स्थान पे 8, और किसी क्यूब में नहीं आता है, केवल 2 के क्यूब में इकाई स्थान पे 8 होता है। तो इसका मतलब इकाई स्थान पे 2 होगा, तो यानी 12 का क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब से ये क्यूब हट जाएगा और ये एक इधर आएगा, तो 2 बट्टा 10 = R/100, यानी 1 0 से 1 0, यानी R जो आएगा, रेट जो आएगा 20% आ जाएगा। यानी जब रेट 20% आ गया तो क्या चीज़ पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष में वो राशि कितना हो जाएगी। यानी 20% के दर से 2 ईयर का जो CI होगा वो इफेक्टिव रेट से निकाल ले, 20 + 20 + 20 × 20/100, यानी कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा। 44% उसका क्या आ गया, CI आ गया। अगर हमें अमाउंट निकालना है 12,000 पे, 12,000 पर अगर हमें अमाउंट निकालना है तो हमें 144% निकालना पड़ेगा। अगर हम केवल 44% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। अगर हम 144% उसका निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। इफेक्टिव अमाउंट हम पहले निकालेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 00 00 कट जाएगा। अगर इकाई स्थान देखें तो 4 दूना 8, यानी जीरो से पहले 8 होना चाहिए, यानी 1 0 और इकाई स्थान पे 8 होना चाहिए। तो 0 और 8 इकाई स्थान पे कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीयानुपाती। अगर ए बी दिया जाए, दो संख्या ए बी, अगर मध्यानुपाती बोले, मध्यानुपाती, तो क्या हो जाएगा, √AB। और तृतीयानुपाती बोले, तृतीयानुपाती बोले, वो क्या हो जाएगा, B² तो अगर हम 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.√AB, यानी 4.8 × 10.8, यानी मध्यानुपाती आ गई। और 0.4 और 2.4 का अगर हम तृतीयानुपाती निकालेंगे, B², यानी B के बदले में 2.4 × 2.4 / 0.4, यानी इस दोनों के बीच का अनुपात निकालना है। तो बहुत लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि दोनों बगल स्क्वायर करके इस रूट को हटाने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में हम लोग AB का अनुपात है ना, इसमें केवल हम किसी संख्या से गुना या किसी संख्या से भाग कर सकते हैं। स्क्वायर, घटाव, जोड़ ये सब नहीं कर सकते हैं। अनुपात में केवल गुना या भाग किया जाता है, यानी अगर हम पहला पद में किसी संख्या से गुना किए तो दूसरा पद में उसी संख्या से गुना करेंगे तो अनुपात सेम आएगा। भाग करने पे भी दोनों बगल सेम संख्या से अनुपात सेम आएगा, लेकिन जोड़, घटाव, स्क्वायर ये सब करने पर अनुपात चेंज हो जाता है। यानी 4 से 0.4 से 6 बार में कटेगा। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, रूट से निकलेगा, दशमलव के बाद 1 अंक होगा,
इतना ध्यान देंगे। यहाँ पे दशमलव बाद एक अंक होगा, केवल एक अंक। अच्छा, इस 48 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुने 4 लिख सकते हैं। और इस 108 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुने 9 लिख सकते हैं। यानी 2 12 का 1 12 निकल जाएगा, यानी 1.2 हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। ये 4 का 2 निकल जाएगा और ये 9 का 3 निकल जाएगा। अनुपात 2.4 गुने 6, यानी 12 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में। और फिर ये 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी 1:2। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वृत्त त्रिभुज APQ की भुजा PQ को बिंदु R पर और भुजा AP और AQ को बढ़ाने पर B और C पर स्पर्श करता है। यानी कोई त्रिभुज APQ है, ये त्रिभुज APQ हो गया, APQ। और एक वृत्त जो है पहले AP और AQ को बढ़ाने पर, देखिए कोई एक वृत्त है इस तरह से कोई एक वृत्त होगा जो क्या कर रहा है, एक वृत्त PQ को बिंदु R पर, यानी PQ को बिंदु R पर स्पर्श कर रहा है और AP को बढ़ाने पर B पर और AQ को बढ़ाने पर C पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है। और त्रिभुज APQ का परिमाप, APQ का अगर हम परिमाप निकालेंगे तो यानी AP प्लस PQ प्लस APQ का जो परिमाप है वो कितना दिया गया, 30 दिया गया। तो हमें AB का लंबाई निकालना है। एक चीज़ हम लोग को पता होगा कि यानी वृत्त में बाहर से किसी एक बिंदु से स्पर्श रेखा अगर हम खींचेंगे तो ये क्या होता है, स्पर्श रेखा बराबर होता है। यानी ये रहा, B ये रहा, यानी C ये रहा। यानी AB और AC, यानी किसी बिंदु A से अगर हम दो स्पर्श रेखा AB और AC खींचें, ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगा। सेम उसी तरह से अगर इस बिंदु A से AB और AC स्पर्श रेखा खींचा गया तो AB बराबर किसके हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर यहाँ पे हम बात करें P से अगर हम PR और PB स्पर्श रेखा खींचे तो यानी PR बराबर PB हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर हम RQ और QC अगर हम स्पर्श इन बिंदु Q से QR और QC स्पर्श रेखा तो यानी QR बराबर QC हो जाएगा। ठीक है, हम इसको x मान लेते हैं, ये भी x और ये y मान लेते हैं तो ये भी y हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, AB का लंबाई निकालना है। AB निकाले चाहे AC निकाले, बात बराबर ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये AP को हम लोग AP ही रहने देते हैं, ये AP को AP ही रहने देते हैं। और ये PQ को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, ये PQ को x प्लस वाई लिख सकते हैं, प्लस ये AQ को हम लोग AQ ही रहने देते हैं, AQ रहने देते हैं, बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी AP प्लस x, यानी AP प्लस x यानी AB हो जाएगा, ये AB। और AQ प्लस वाई, y प्लस AQ यानी y प्लस AQ क्या हो जाएगा, ये AC हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 30। और AB जो है वो AC के बराबर दिया गया, यानी स्पर्श रेखा का बराबर होगा। यानी ये AC जो है किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो AC के बदले हम AB लिख लें, यानी 2AB बराबर कितना आ गया 30। तो AB बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ये यानी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से जो दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, दोनों स्पर्श रेखा बराबर होता है। इस फार्मूला पे हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदा और 30% की हानि पर बेचा। इससे प्राप्त राशि को उसने एक और वस्तु खरीदा, उसे 60% लाभ पे बेचा। तो हम लोग जब ये परसेंटेज में इफेक्टिव रेट पढ़े तो उसमें बताया गया था कि अगर हम किसी मूल्य पे, अगर कोई मूल्य है, इस मूल्य पे वृद्धि या कमी होने के बाद कोई नया मूल्य प्राप्त होता है, और इस नया मूल्य पे अगर हम कुछ प्रतिशत डिस्काउंट या वृद्धि करते हैं, मान चलिए यहाँ पे x% वृद्धि कर दिए और फिर जो नया मूल्य आया उसमें हम लोग y% का वृद्धि किए, तो ओवरऑल वृद्धि निकालने के लिए हम लोग क्या करते, इफेक्टिव रेट का यूज करते थे, x प्लस वाई प्लस x गुने y बटा 100, ये इफेक्टिव रेट का यूज करते थे। सेम वही बोला गया कि 5400 रुपया में वो कोई वस्तु खरीदा और इसको 30% के हानि पर बेच दिया, 30% के हानि पर बेच दिया, और इससे जो राशि प्राप्त हुआ उससे एक वस्तु खरीदा और उसको क्या किया 60% के लाभ पे बेच दिया, 60%। तो ओवरऑल उसका कितना लाभ या हानि हुआ वो निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट इफेक्टिव रेट का भी यूज कर सकते हैं। और इफेक्टिव रेट का यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो x प्लस वाई प्लस XY बटा 100, यानी x के बदले में -30 और y के बदले में +60
और यहाँ पे जो साइन आता है इस दोनों का मल्टीपल यानी माइनस गुने प्लस माइनस 30 गुने 60/100 यानी 1 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 60 में से 30 गया, इसका कैलकुलेशन 30 हो जाएगा, माइनस 6 × 18 यानी पॉजिटिव 12% आया, प्लस में 12% आया तो इसका मतलब 12% का लाभ हो जाएगा। अगर ये माइनस में 12% रहता तो ये 12% का हानि हो जाता। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 12 संख्या का जो औसत है वो 55.5 है, यदि पहली 4 संख्या का औसत 53.4 और अगली संख्या 4 संख्या का औसत 54.6 है। देखिए इस सवाल को हम लोग पीछे वाला शायद सेट 1 या 2 में हम लोग बनाए थे और उसमें बताया गया था कि जब भी जैसे मान चलिए ए बी अगर कोई औसत दिया गया है, ए बी का औसत कुछ दिया गया x, तो इस औसत को मेंटेन रखने के लिए अगर आप ए में x का वृद्धि किए तो बी में x का कमी करना पड़ेगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से यानी 12 संख्या का औसत 55.5 है। ये औसत को मेंटेन रखने के लिए अगर हम किसी संख्या में कमी करेंगे तो अगला उसी संख्या में हमें वृद्धि करना पड़ेगा, दूसरा संख्या में वृद्धि करना पड़ेगा। तो 4 संख्या का जो औसत था, पहला 4 संख्या का औसत 53.4 था, यानी हम लोग कितने का कमी किए, 2.1 का कमी किए औसत में। तो इसका मतलब टोटल कितना कमी हुआ, 2.1 × 4 8.4 का कमी हुआ पहला 4 संख्या में। ठीक है, अगला 4 संख्या हम लोग जो औसत था वो 54.6 था, यानी कितना कमी किए अगला 4 संख्या में, यहाँ पे हम लोग 54.6 है ना, तो 0.9 का कमी किए। अगर औसत में हम लोग 0.9 का कमी किए तो इसका मतलब योग में कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 36, 3.6 का कमी किए। यानी ये 4 4 8 संख्या में 8 3 11 यानी एक 12 का कमी हो गया। ये 12 का कमी मेंटेन करने के लिए जो अगला 4 संख्या होगा वो 4 संख्या अगला कितना हो जाएगा, यानी औसत 55.5 था, तो यानी जो चारों संख्या का योग कितना हो जाएगा, यानी 5 × 20, 5 × 20 2 22 और 20 2 22, यानी ये अगला जो देखिए 12 संख्या टोटल था, ये 4 संख्या 8 संख्या हो गया। जो अगला 4 संख्या का योग होगा औसत 55.5 था तो टोटल योग 222 होगा, लेकिन टोटल योग 222 नहीं होगा क्योंकि इस चारों में हमें 12 का कमी हो रहा है। तो इस चारों के कमी को मेंटेन करने के लिए अगला 4 संख्या को हमें 12 का वृद्धि करना पड़ेगा, यानी अगला चारों संख्या का जो योग होगा वो 234 हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, अगला चारों संख्या का जो लास्ट का 4 संख्या होगा उसका जो योग होगा 234 होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में। इसमें क्या बोला, 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है, यानी 9 10 11 12, यानी 9वीं संख्या 10वीं संख्या 11वीं संख्या 12वीं संख्या, इसके बारे में जिक्र किया गया। जो 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है लेकिन 11वीं 12वीं से 2 और 3 कम है, यानी 9वीं 11वीं 12वीं का रिलेशन जो है वो 10वीं से है, तो हम 10वीं संख्या को हम x मान लेते हैं क्योंकि इसका और 11 12 ये तीनों का रिलेशन 10वीं से है। अगर 10वीं संख्या को हम लोग x मानते हैं तो क्या बोला जाए, 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है, यानी ये 10वीं है 9वीं से 3 अधिक है, तो इसका मतलब 9वीं संख्या x - 3 हो जाएगा क्योंकि 10वीं अधिक था। और 11वीं 12वीं से 2 और 3 कम है, अगर ये 11वीं संख्या से 2 कम है तो यानी 11वीं संख्या 2 अधिक होगा, और 12वीं संख्या से ये 3 कम है तो 12वीं संख्या x + 3 होगा। और इस चारों का जो योग है वो कितना आ रहा था, हमें 234 आ रहा था। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो x x x x यानी 4x प्लस ये -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, +2 = 234, यानी 4x = 232, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 4 × 5 = 20 और ठीक है 58 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया, 58 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें 10वीं और 12वीं संख्या का औसत निकालना है। 10वीं संख्या x और 12वीं संख्या x + 3, इसका औसत क्या हो जाएगा, x यानी दोनों को जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2x + 3/2 यानी इसका औसत आ जाएगा। अगर यहाँ डिवाइड करेंगे 2x / 2 यानी x और 3/2 यानी 1.5, यानी जो औसत आएगा x + 1.5 और x का वैल्यू कितना था 58 + 1.5 यानी 59.5, यानी इसका जो औसत आएगा 10वीं 12वीं का 59.5। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज ADC में E और B क्रमशः भुजा AD और AC पर बिंदु इस प्रकार हैं, यानी त्रिभुज ABC का बात किया जा रहा है, सॉरी ADC का A
डी सी। ठीक है, ए डी और ए सी पर इस प्रकार है, यानी ई जो है वो ए डी पर है और बी जो है वो ए सी पर है। ठीक है, इस प्रकार है कि ए बी ई यानी ये जो एंगल है वो किसके बराबर हो रहा है, ए डी सी के बराबर हो रहा है, यानी इस एंगल के बराबर हो रहा है। ए बी ई जो है वो ए डी सी के इक्वल हो रहा है। आगे देखिए, ए ई 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है। बी सी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दिया गया है। और बी ई 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है। और सी डी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें निकालना ए बी प्लस डी ई, यानी ये ए बी को हम लोग एक्स मान लेते हैं, डी ई को वाई मान लेते हैं, यानी एक्स प्लस वाई हमें निकालना है। ठीक है, देखिए जब इस तरह से फिगर बनता है ना, तो अगर आप दो त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ए डी सी, ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाएगा। कैसे होगा वो देख लीजिए। इसमें एंगल बी जो है, ए ई बी में एंगल बी वो किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। एंगल बी एंगल डी के बराबर हो गया। और एंगल ए दोनों में कॉमन है। जब दो एंगल बराबर होता है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये ए समरूपता से ये दोनों समरूप हो जाएगा। जब ये दोनों समरूप होगा तो इसके साइड का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा इक्वल होगा। अगर हम ए ई बी में अगर हम ए ई लेते हैं, ए ई, तो हमें बड़ा वाला त्रिभुज में ए सी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल बी जो है इस एंगल के बराबर है। इस बी के सामने अगर हम ए ई लिए तो इसके सामने हमें ए सी लेना पड़ेगा। सेम उसी तरह से अगर हम दोनों में एंगल एक कॉमन है तो अगर हम इसमें बी ई लेंगे तो हमें इसमें डी सी लेना पड़ेगा। और अगर हम इसमें, अब जो बच गया, अगर हम इसमें ए बी लेते हैं, ये ए बी, तो हमें इधर अब एक ही साइड बचा है वो ए डी लेना पड़ेगा, ए डी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ए ई का लंबाई 6 दिया गया है और ए सी का जो लंबाई है, ए सी का लंबाई वो x प्लस 2 हो जाएगा, इजिकल टू बी ई का लंबाई कितना दिया गया है, बी का लंबाई 3 दिया गया है और डी सी का लंबाई 5, इजिकल टू ए बी का लंबाई कितना दिया गया है, ए बी का लंबाई हम लोग x माने थे और ए डी का जो लंबाई होगा वो ए डी का लंबाई 6 प्लस वाई हो जाएगा, 6 प्लस वाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दो स्टेटमेंट को फॉलो करके x का मान निकाल लेते हैं, यानी 6 बट्टा इस दोनों को फॉलो करके, यानी 6 बट्टा एक्स प्लस 2 इजिकल टू 3/5, यानी 3 से कितना बार में, 2 बार में, यानी x प्लस 2 इजिकल टू 10, तो x इजिकल टू कितना आ गया 8, यानी x 8 आ गया। अब क्या करते हैं हम, फिर इस दोनों इक्वेशन को लेकर, यानी ये दोनों को लेकर हम y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेंगे, यानी 3/5 इजिकल टू x 8 आ गया था बट्टा 6 प्लस वाई। अब आते हैं ये, यानी 18 प्लस 3y, यानी 18 प्लस 3y इजिकल टू ये 40 हो जाएगा, यानी 3y इजिकल टू कितना हो जाएगा, यानी 22 हो जाएगा। 3y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 22 ही होगा ना, यानी 40 में से 18 गया, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 22/3 हो जाएगा। ठीक है, जब y इजिकल टू 22/3 आ गया और x इजिकल टू 8 आ गया, तो हमें क्या निकालना, ए बी प्लस डी यानी x प्लस वाई निकालना था, यानी x प्लस वाई निकालना था। तो यानी x के बदले में 8 और y के बदले में 22/3, यानी 8 का 24 प्लस 22 यानी 46/3। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का सेशन ये समाप्त होता है।